भाभी के जादुई आंसू। लखन ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा तो माँ को फर्श साफ करते हुए देखकर चिंतित हो गया। उसे माँ को इस उम्र में इस तरह काम करता देख जब बर्दाश्त ना हुआ तो वो स्वयं काम करने लगा। माँ, इस उम्र में ये सब काम मत किया करो। घर और कपड़ों की साफ सफाई मैं कर दिया करूँगा। आपके हाथों की सिर्फ रोटियां खाने का मन हमेशा रहेगा, क्योंकि मुझ में खाना बनाने का हुनर नहीं है। बेटा, ये सब तो घर का काम है, मैं हमेशा करती आई हूँ। अब तक करती आई थी, लेकिन अब इस उम्र में नहीं करना है। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं जब तक किसी नौकरानी का इंतजाम नहीं कर देता तब तक मैं ही ये सारा काम संभाल लूंगा। बेटा, अब हमारे घर में नौकरानी नहीं बहुरानी की जरूरत है। जब से बड़ी बहू ने घर छोड़ा है सब जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर आ गई है। उसे तो उसके माँ बाप यहाँ आने नहीं देंगे। अब तू ही अपना ब्याह कर ले, मैं भी चैन की सांस लूंगी। माँ, भैया क्या परदेश गए? भाभी के मायके वालों ने हद कर दी। भाभी की इच्छा ना होते हुए भी उसे मायके में ही रख रहे हैं। आप तो जानती हैं, मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन भाभी के पापा और मम्मी भाभी को यहाँ भेजने के लिए तैयार ही नहीं हुए। कह रहे थे तुम लोगों को बहू नहीं नौकरानी चाहिए। बिटिया का बहुत बुरा हाल कर दिया। घर का काम करने से कोई नौकरानी तो नहीं बन जाती। मैं भी तो वही सब काम करती रही हूँ। बड़ी बहू आज भी इस घर की बड़ी बहुरानी ही है। मेरा गोपाल जब आ जाएगा तब उसे लेकर आएगा। तब तक तो उसे वे लोग विदा नहीं करेंगे। बेटा, तो परदेश मत जाना, तेरा ब्याह कर दूंगी और तू यही रहेगा, तो छोटी बहुरिया भी साथ रहेगी। माँ, इतनी जल्दी तो मेरा ब्याह होने वाला नहीं है। एक बार मैं भैया से कहलवाकर घर पर जरूर लेकर आऊंगा। अगर भाभी के घर वाले नहीं माने तो भैया को परदेश से बुलाकर ही मानूंगा। लखन ने बड़े भैया से बात करके उनका वास्ता देकर भाभी की विदाई करवा ही ली। जिस दिन भाभी घर में आई, लखन के बड़े भैया गोपाल का फोन आ गया और उसने एक दुखद समाचार दे दिया। उसकी अच्छी खासी नौकरी छूट गई। ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। माँ लखन और उसकी भाभी सभी बहुत दुखी हो गए। उनकी पड़ोसन सोमी वही बैठी थी। उसे भी ये बात ज्ञात हो गई। हे भगवान, बहू के कदम घर में पड़े और ये बुरी खबर अब आ गई। अब क्या होगा? एक कमाऊ पूत और उसकी भी नौकरी चली गई। काकी, कैसी बातें कर रही हो? जो हो नहीं रहती है हो जाती है। अब इस सब में भाभी को क्यों घसीट रही हो? अभी अभी आपके कदम भी तो हमारे घर पे पड़ी है। इस तरह किसी दूसरे पर लांछन लगाना अच्छी बात नहीं है। लखन की आवाज सुनकर पड़ोसन पैर पटकते हुए निकल गई। लखन जाकर भाभी को समझाने लगा। माँ, भाभी, आप लोग चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया को घर बुला लिया जाए, यहीं पर कुछ ढंग का कारोबार कर लिया जाएगा। मैं भी खेती करने के साथ साथ उनके कामों में हाथ बटा लिया करूँगा। दोनों भाई मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। अब तो भाभी भी आ गई हैं। बेटा, अच्छी नौकरी लगी थी, तनख्वाह भी अच्छी मिल रही थी। पता नहीं किसकी नजर लग गई। माँ, आप चिंता मत करो, भगवान ने शायद उससे भी अच्छा कुछ लिख रखा होगा। बड़े भैया तो बड़े ईमानदार और मेहनती हैं। वो जहाँ भी जुटेंगे कामयाब हो जाएंगे। लखन ने देखा तो भाभी मूर्ति बनकर उसकी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर दुख की रेखाएं साफ झलक रही थी। लखन ने उन्हें फिर से समझाया और फिर भैया का फोन आ गया। उन्होंने कहा कि वो घर आ रहे हैं। देखो बेटा, घर आ रहा है। उसके सामने हम लोग कोई चिंता जाहिर नहीं करेंगे। उसे भी हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगे। दूसरे दिन सवेरे सवेरे एक खबर फैल गई कि गांव में चोरी हो गई। पड़ोसन सवेरे कुछ पोटली में सामान लेकर लखन के घर के पास आई और खिड़की के पास पहुंची और फिर तेजी कदमों से लौट गई। कुछ देर के बाद पुलिस आ गई और सामी के इशारे पर पुलिस के लोग वहां आकर घर पर आ गए। पुलिस को एक पोटली में वहां से चोरी का सामान मिल गया। पुलिस ने तुरंत लखन को गिरफ्तार कर लिया। देखिए साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है। हाँ साहब, मेरा बेटा चोर नहीं है। ये पोटली किसी ने हमारे यहाँ फेंकी है। देखो, चोरी का माल तुम्हारे घर से बरामद हुई है, इसलिए तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। लखन, माँ और भाभी किसी की बात पुलिस वालों ने नहीं सुनी
और लखन को गिरफ्तार करके अपने साथ जैसे ही लेकर निकले, सामने से गोपाल परदेश से आ गया। उसने ऐसे दृश्य की कभी कल्पना भी नहीं की थी। इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? इसे छोड़ दीजिए। इसने चोरी की है, चोरी का माल इसके घर से बरामद हुई है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। माँ और लखन की भाभी को भी बड़ा दुख हो रहा था। माँ का रोकर बुरा हाल था। लखन की भाभी मूर्ति बन गई थी। पुलिस वाले लखन को ले गए और पीछे पीछे गोपाल भी पुलिस स्टेशन पहुंच गया। माँ रो रही थी और लखन की भाभी मूर्ति की तरह खड़ी थी। उसे भी दोहरा सदमा पहुंचा था। अचानक लखन की भाभी की आंखों से आंसू बह निकले। आंसू बहते ही जा रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माँ को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था। इतने में गोपाल का एक ग्रामीण मित्र रघु वहाँ आ गया। काकी, लखन भैया बेकसूर हैं। मैंने अपनी आंखों से आज आपकी पड़ोसन सीमी को चोरी की हुई पोटली आपके घर में फेंकते हुए देखा था। अभी पुलिस के जाने के बाद जैसे किसी ने मेरे गले पर चांटा मारा। मैंने गाल को छुआ तो पूरा गाल पानी से भीगा हुआ था। मैं अपने आप को रोक नहीं सका। ऐसा लगा जैसे मुझे कोई खींच रहा हो, सो मैं आपके पास चला आया। रघु भैया, क्या आप यही बात पुलिस को बताओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताएंगे, जरूर बताएंगे। रघु पुलिस स्टेशन पहुंच गया और उसने इंस्पेक्टर को सारी बातें बता दी। इसी बीच में और एक नौजवान जग्गू वहीं पहुंच गया। हुजूर, ये चोरी लखन के पड़ोसी बिल्ला ने रात में की है। मैंने उसे देखा भी था, टोका भी था। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने सच्चाई का चांटा खाया है। देखिए, मेरा गाल गीला हो गया है। पुलिस वालों ने तो मजबूत गवाही के मद्देनजर लखन को बरी कर दी और उसकी पड़ोसन सीमी के पति बिल्ला को पकड़ लिया। गोपाल, लखन, उनकी माँ और उनकी भाभी ने राहत की सांस ली। कुछ महीने बीत गए। गोपाल को कोई नौकरी नहीं मिली। घर की स्थिति अच्छी नहीं रही। गोपाल अचानक बीमार हो गया। घर के बचे हुए रुपए उसके इलाज में लग गए। बड़ा कर्जा हो गया। यहाँ तक कि लखन की भाभी के गहने भी बिक गए। एक दिन ऐसा भी आया कि घर में खाने को कुछ नहीं बचा। लखन की भाभी मूर्ति की तरह खड़ी थी और अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आंसू की धारा फर्श पर बह चली। ये क्या हो रहा है? हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? बेचारी बहू भी हमारे साथ पीस रही है। इतने में एक चमत्कार हुआ। फर्श पर फैले हुए आंसू की जगह सोने के सिक्के बिखरे हुए दिखाई पड़ने लगे। लखन ने सारे सोने के सिक्के उठा लिए। इसके साथ साथ गोपाल भैया भी ठीक हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे माँ, लखन, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा सारा दर्द भाग गया। भाभी के आंसुओं का जादू इस तरह उनकी गरीबी और गोपाल की बीमारी को दूर कर देगा, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। शाम हुई तो एक आदमी गोपाल की कंपनी से आ गया। उसने गोपाल के हाथ में जरूरी कागजात रख दिए। गोपाल जी, आपको सेठ जी ने बुलाया है। उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया कि आप बेकसूर हैं। आपको नौकरी पर फिर से बहाल करके प्रमोशन भी दिया गया है। आपके घर के पास उनकी नई फैक्ट्री का आपको मैनेजर भी नियुक्त किया है। इस फैक्ट्री के सर्वे सर्वा आप होंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार एम्प्लॉय की भर्ती वहाँ कर सकते हैं। गोपाल, लखन, माँ और गोपाल की धर्म पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। लखन की भाभी की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे। भाभी, आपकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। खुशी के आंसू है। भगवान ने सब कुछ अच्छा तो कर ही दिया। यदि और कुछ चाहिए तो बता दो। सभी के चेहरे पर मुस्कान खेलने लगे। जादुई कद्दू के बीज का कमाल। नन्हा विशाल कुदाल लेकर अपने घर के पास के खेत में पहुंच गया। उसने कुदाल चलाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में थक गया। उसकी माँ सरिता आ गई। बेटा विशाल, अभी तुम बहुत छोटे हो, कुदाल को मत चलाओ। माँ, अब तो आसपास सभी लोगों ने अपने खेतों में बीज बो दिए हैं। हमारे पास ये छोटा सा खेत है और ये भी खाली है। मैं भी इसमें बीज बोऊंगा, सब्जी उगाऊंगा।
पानी वाली दाल और रोटी खाकर उब गया हूँ। बेटा, मुझे भी बड़ा दुख होता है। मैं तुम्हें अच्छा खिला पिला नहीं पा रही हूँ। गरीबी के कारण तुम्हें बहुत सारी चीजों के लिए तरसना पड़ता है। माँ, कोई बात नहीं, समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। भगवान को कभी तो हम पर तरस आएगा। एक न एक दिन वो हमारी फरियाद जरूर सुनेंगे। सही कह रहे हो बेटा। मैं कुदाल से खेत की गुड़ाई कर दूंगी, बीज भी बो दूंगी। तुम स्कूल जाओ, पढ़ाई भी जरूरी है। ठीक है, मैं स्कूल जाऊंगा। सरिता माँ ने कुदाल अपने हाथ में ले ली और खेती का काम करने लगी। सब्जी के बीज बो दिए गए। एक दिन सवेरे विशाल ने देखा उसके खेत में 2 मोर के बच्चे कुछ चुग रहे थे। उसने ध्यान से देखा तो उनके मुंह में सब्जी के बोए हुए बीज नजर आ गए। उसे बड़ा दुख हुआ। इसी बीच एक मोरनी बच्चों के पास आ गई। वो उन्हें वहां से लेकर चली गई। मोरनी ने जाते जाते कुछ कद्दू के जादुई बीज अपने मुंह से वहां उगल दिए। उसके बाद गांव का एक निवासी झापा वहां आ गया। उसने खेत में देखा तो कुछ सुनहरी चीज चमक रही थी। कद्दू के सारे बीज सोने के बन गए थे। झापा ने सब सोने के बीज उठा लिए और अपने घर लेकर चला गया। कुछ ही देर में मोरनी के बच्चे फिर से खेत में आ गए। झापा भी आ गया और उसने जाल डाल दी और दोनों मोर के बच्चों को फंसा दिया। विशाल ने फंसे हुए बच्चों को देखा तो उसे ज्यादा तकलीफ हो गई। माँ सरिता भी वहाँ पहुँच गई। माँ देखो, झापा काका ने मोर के दोनों बच्चों को फंसा लिया है। वे बेचारे कितने परेशान हो रहे हैं। उनकी माँ भी बहुत परेशान होगी। अरे हाँ, देखो बच्चे कितने असहाय हो गए। भैया, इन्हें छोड़ दो, इन पर दया करो। भाभी जी, ये मोर के बच्चे बहुत परेशान करते हैं। आपके खेत का सारा बीज खा गए हैं। आप इनकी तरफदारी मत कीजिए। देखो भैया, ये भी बच्चे हैं, इन्हें भी भूख लगती है। जहाँ दाना खाना मिलता है तलाश कर खा लेते हैं। फिर भी कह रही हूँ, छोड़ दीजिए। झापा दोनों मोर के बच्चों को लेकर चले गए। विशाल को ये बात पसंद नहीं आई। वो छुप छुपा कर गाँव वाले झापा के घर के पास पहुँच गया। दोनों मासूम मोर के बच्चे एक बड़े पिंजरे में कैद दिखाई पड़े। विशाल ने इधर उधर देखा और जाकर पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। दोनों बच्चे बाहर निकलकर भागने लगे। वहीं पास में उनकी माँ मोरनी खड़ी सब देख रही थी। वो उन्हें लेकर जंगल में चली गई। दूसरे दिन सरिता माँ और विशाल फिर से अपने खेतों में बीज बोने की तैयारी में जुट गए। माँ, आसपास सभी के खेतों में सब्जी के बड़े बड़े पौधे आ गए हैं। कुछ लोग तो अपने खेतों की सब्जियाँ तोड़कर ले जा रहे हैं। हमारे खेत सूने पड़े हैं। बेटा, अपनी अपनी किस्मत है। हमें अधिक इंतजार करना होगा। 4 दिन के बाद घनघोर वर्षा शुरू हो गई। खेत में पानी भर गया। सरिता माँ जानती थी कि पानी की अधिकता के कारण बीज सड़ जाएंगे। जब बरसात रुक गई तब विशाल और सरिता पछताने लगे। दोनों बहुत दुखी थे। इतने में वही मोरनी वहाँ आ गई, जिसके बच्चों को विशाल ने आजाद कराया था। मोरनी की चोंच में एक छोटी सी पोटली थी। उसने वो पोटली विशाल के खेत के पास रख दी। विशाल ने जाकर पोटली खोली तो उसमें कद्दू के बीज थे। माँ, ये कद्दू के बीज है। वो मोरनी उन्हीं बच्चों की माँ है जिसे उस दिन गांव वाले काका ने पकड़ा था और मैंने छुड़ा लिया था। बेटा, तुमने बड़ा नेक काम किया था। सरिता माँ ने वो कद्दू के बीज खेत में बो दिए। अचानक चमत्कार हो गया। वो बीज पौधों में बदल गए। इसके बाद देखते देखते पूरा खेत कद्दू के पौधों से भर गया। माँ, ये क्या हो गया है? जैसे कोई जादू चल रहा है। कद्दू के इतने सारे पौधे कैसे बढ़ गए? बेटा, ऐसा लगता है ये कद्दू के जादुई बीज का कमाल है। दूसरे दिन जब विशाल और सरिता खेत पर पहुँचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनके खेतों में बड़े बड़े कद्दू, लौकी, बैंगन, टमाटर, मटर इत्यादि अनेक सब्जियां उन्हें पौधों में सज गई थी। सब्जियों का अद्भुत नजारा देखकर दोनों माँ बेटे खुशी से झूम उठे।
माँ, आज मैं सब्जियों के साथ रोटी का मजा लूंगा। हाँ बेटा, हम सारी सब्जियों को तोड़कर मिली जुली सब्जी बनाएंगे। माँ, आप बड़ा वाला कद्दू तोड़ लो और मैं दूसरी सब्जियाँ तोड़ देता हूँ। आज बड़ा मजा आएगा। दोनों माँ बेटे ने बहुत सारी सब्जियां तोड़ी और घर में चले गए। माँ ने जैसे ही कद्दू को काटा, उसमें बीज की जगह बहुत सारे सोने के सिक्के चमकते हुए मुस्कुरा रहे थे। माँ और विशाल दोनों खुशी से पागल हो गए। उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई, धन दौलत भी भरमार हो गई। उनकी सारी गरीबी हमेशा के लिए भाग गई। अच्छा मकान, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, सब कुछ भगवान ने एक साथ देकर उन्हें धनवान बना दिया। उनके गांव वाले झापा ने जब विशाल से इस चमत्कार के बारे में पूछा, तो भोले विशाल ने मोर के बच्चों की आजादी से लेकर मोरनी के जादुई बीज देने तक की सारी बात उन्हें बता दी। झापा के दिमाग में लालच का बवंडर मच गया। वो अधिक से अधिक धन कमाने की लालच में योजना बनाने लगा। उसने मोरनी के दोनों बच्चों को फिर से जाल डालकर फंसा दिया और उन्हें पिंजरे में कैद कर दिया। मोरनी बेचारी बहुत दुखी हुई। वो पिंजरे के आसपास घूमने लगी। ए मोरनी, वो अपने बच्चों को आजाद कराना चाहती हैं। हाँ हाँ, कृपया करके मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए? ऐसे नहीं छोड़ूंगा। पहले मुझे कद्दू के बीज लाकर दे, तब मैं इन्हें छोड़ूंगा। अगर बीज नहीं मिले तो इन्हें मार दूंगा। नहीं, ऐसा मत कहो। ये मेरे लाल है, जिगर के टुकड़े हैं। इन्हें कोई नुकसान मत पहुंचाना। मैं कद्दू के बीज लाकर दे रही हूँ। मोरनी वहाँ से चली गई और झापा के दिमाग में सोना घूमने लगा। वो ख्याली पुलाव पकाने लगा। कुछ देर के बाद मोरनी पोटली लेकर आ गई। उसने पोटली झापा के सामने रख दी। मैंने कद्दू के बीज दे दिए हैं, अब मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा मत कीजिए। आपने कद्दू के बीज के एवज में मेरे बच्चों को छोड़ने का वादा किया था। मैं कोई वादा नहीं निभाता, बस अपना फायदा देखता हूँ। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मोरनी को यह आशा नहीं थी। उसके हृदय पर बहुत बड़ा आघात लगा। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंखों के बहते हुए आंसुओं को देखकर एक बंदर का मन भर आया। कुछ देर के बाद वो धीरे से नीचे उतरा और उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। बच्चे आजाद हो गए। मोरनी अपने बच्चों को लेकर जंगल में भागने लगी। झापा हाथ मारता रहा। झापा ने मोरनी द्वारा दिए हुए बीज खेत में बो दिए। कुछ दिन में उसमें कद्दू भी आ गए। झापा बहुत खुश हुआ। उसने बहुत सारे कद्दू तोड़कर अपने घर में इकट्ठा किए। उसने अपनी पत्नी को भी बुला लिया। गुंजन की मम्मी, आओ, खाली थैली लेकर आओ। सोने के सिक्के भरने होंगे। अब हम माला माल हो जाएंगे। विशाल से भी बहुत ज्यादा धनी हो जाएंगे। इतना कहकर झापा ने जैसे ही कद्दू काटा, उसमें से काले रंग का फुहारा निकला और झापा का मुंह काला हो गया। अजी, ये क्या हो गया? आपका मुंह काला कैसे हो गया? खिड़की के बाहर से बंदर ने आवाज दी। जैसी करनी वैसी भरनी। जिसने की नेकी उसका है बोलबाला। लालची और बेईमान का मुंह हुआ काला।